हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करेंगे मिस्टर डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 20 के सीक्रेट्स के बारे में। और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और इस चैप्टर का नाम है हाउ टू क्रिटिसाइज एंड नॉट बी हेटेड फॉर इट। यानी कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं या किसी को उसकी गलतियों का एहसास दिलाते हैं तो किस तरह से दिलाएं, ऐसा क्या करें कि सामने वाला आपसे नफरत ना करे, आपको बुरा ना समझे, आपको हमेशा प्यार करे, फॉलो करे, लाइक करे और आपको सम्मान देता रहे। तो इसी क्वेश्चन के जवाब के लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने बहुत सारे इंसिडेंट स्टोरी शेयर की हैं और मैं पहले चैप्टर में 3-4 स्टोरियां ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आज के इस चैप्टर में 3 स्टोरीज और शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी। तो फर्स्ट जो स्टोरी है मिसिस मैर्ज जॉकेब के बारे में बताया है। उन्होंने बताया था मैर्ज जॉकेब अपना घर एक्सटेंड करवा रही थी, अपना घर को और बढ़वा रही थी आगे की तरफ। जो रिनोवेशन का काम चल रहा था तो जो उनके वर्कर थे, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, वो बहुत गंदगी मचा रहे थे। जो बम्बे खंबे होते हैं या बम्बू के ट्री के जो वो लकड़ियां होती हैं वो काट पीट के इधर उधर पड़ी छोड़ दे रहे थे। और तो मिसेज मैट जेकब जब भी वापस आती थी शाम को अपने ऑफिस से लौट कर तो वो नोट करती थी कि पूरे जो उनका लॉन है वहां पर चारों तरफ लकड़ियां, लकड़ियों के टुकड़े, खंबे, गत्ते वगैरह पूरे में बिखरे पड़े हैं चारों तरफ। तो 3-4 दिन उन्होंने नोट किया। फिर वो चाहती तो कंस्ट्रक्शन का जो सुपरवाइजर थे उनको जाकर शिकायत लगा सकती थी, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि जिस तरह का भी वो जो कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रहे थे वो काफी अच्छा कर रहे थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का काम कर रहे थे। तो वो नहीं चाहती थी कि वो उनके वर्करों की शिकायत उनसे जाकर लगाएं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शाम को खुद और अपने बच्चों के साथ वो सारे लकड़ी के जो भी टुकड़े थे या और भी फालतू जो भी वहां पे कचरा फैला हुआ था उसको उठाया और एक कोने में जाकर उसका ढेर लगा दिया। और अगली सुबह जब कंस्ट्रक्शन के वर्कर आए और उनका सुपरवाइजर आया तो उनके सुपरवाइजर को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपके वर्कर या आप शाम को जाने से पहले इस लोन को ऐसा ही छोड़ें जैसा ये पिछली रात को था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा ताकि ये लोन से आते जाते लोगों को कोई परेशानी ना हो और हमारे पड़ोसी भी इससे परेशानी फील ना करें। तो मिस्टर वो जो सुपरवाइजर थे उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने सारे वर्करों को बताया कि इसको साफ करके जाना है और फिर वो जब तक काम चलता रहा उस पूरे टाइम में वो डेली मिसिस जैकब से जाकर पूछते थे कि पिछली रात को जो लोन था वो पूरी तरह से परफेक्ट था ना, कोई गंदगी तो नहीं छोड़ के गए थे वर्कर। और बहुत ही स्मूथली तरीके से काम होता रहा। तो इस तरह से उन्होंने पहले खुद काम किया और सामने वाले को एहसास दिलाया कि हम चाहते हैं कि हमारा काम ऐसे हो, गंदे के गंदी तरीके से ना हो। और उसके बदले में उनके जो कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइजर था या वर्कर थे उन्होंने भी उनको, क्योंकि उन्होंने सामने वाले वर्करों की और सुपरवाइजर की एक रिस्पेक्ट रखी ना, एक वैल्यू रखी। उन्होंने डांटा नहीं इस चीज के लिए, उन्होंने जस्ट रिक्वेस्ट की कि हम अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने भी वैसे ही रिस्पॉन्स किया। अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। उसमें मास्टर सर्जेंट हार्ले कैसर थे जो मिलिट्री कमांड के इंचार्ज थे, ट्रेनिंग ले रहे थे रिजर्विस्ट की। USAR स्कूल था। रिजर्विस्ट एक अलग कैटेगरी होती है मिलिट्री में। उसमें क्या होता है कि वो जो रिजर्विस्ट होते हैं वो मेन आर्मी के बंदे नहीं होते, वो सरहद पे जाके लड़ते नहीं, वो एक्चुअली एक्स्ट्रा काम के लिए होते हैं। और लेकिन उनको सिखाया जाता है एडिशनल काम, जैसे कि कुकिंग के लोग होते हैं या वहां पर देखभाल के लोग होते हैं जो मेन लड़ाई लड़ाई वगैरह का या फौज में जाने का काम ना करके अदर काम करते हैं, लेकिन उनको ट्रेन किया जाता है कि अगर बाय चांस मिलिट्री को जरूरत पड़े तो वो भी लड़ सके। वो जो रिजर्विस्ट होते हैं वो नॉन कमीशन पर्सन होते हैं और उनके माइंड में एक थॉट होता है कि हम एक सिविलियन है, क्योंकि वो पूरी तरह से सिविलियन की तरह ही काम करते हैं। उनके मिलिट्री जॉब के अलावा भी एक करियर होता है, उन कईयों का घर होता है, वो इसी तरह से लाइफ स्पेंड करते हैं, अपना परिवार होता है, अपनी जॉब होती है, अपने
अपने अदर काम होते हैं और ईयरली बेस पर वो अपने मिलिट्री स्किल्स को डेवलप करने के लिए, पॉलिश करने के लिए वो ट्रेनिंग लेते हैं। तो उनके माइंड में होता है कि हम मिलिट्री के बंदे हैं नहीं, हम एक सिविलियन हैं। तो वो जो मिलिट्री के रूल होते हैं वो रूल रिजर्विस्ट पर लागू नहीं होते। मिलिट्री रूल में एक बहुत बड़ा रूल है, वो है उनके जो हेयर स्टाइल है वो एक बहुत छोटा हेयर स्टाइल होना चाहिए मिलिट्री की लाइन में अगर हो तो आप। लेकिन क्योंकि रिजर्विस्ट अपने आप को मिलिट्री पर्सन समझते ही नहीं है, तो उनकी सोच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि नहीं, हम जब मिलिट्री के पर्सन है ही नहीं तो हम ज्यादा छोटा हेयर कट रखें क्यों। ये जो ट्रेनी का कैंप था, ये ग्रुप था, इसको सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी मास्टर सर्जेंट हार्ले केसर को। अब उन्होंने इन लोगों को सिखाना था, तो उन सबके बाल देखे मिस्टर केसर ने, तो उन्होंने को लगा कि इन सबके बाल तो बहुत लंबे हैं, ये तो कटने चाहिए। लेकिन उन्होंने उनके पास जाकर उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम सबको बाल कटाने पड़ेंगे, जाओ आज ही बाल कट जाने चाहिए, या रूडली तरीके से बोला हो या धमकी दी हो जैसे सर्जेंट लोग करते हैं, है ना, जो ऑफिसर लोग होते हैं बड़े लेवल के, जिस तरह से अपने जूनियर से बात करते हैं उस तरह से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने क्या किया, वो अपने इस ग्रुप के पास गए और उन्होंने कहा कि दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो मिलिट्री के लोग हैं, लोग हमें एक लीडर की तरह देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को लीड करते हैं, हम लोगों को दिशा दिखाते हैं। बहुत से लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, क्योंकि मिलिट्री के लोग बहुत सारे लोगों के लिए आदर्श होते हैं, आइडल होते हैं। और अगर हम एक एग्जाम्पल की तरह, अगर हम लीड बाय एग्जाम्पल बने, यानी कि अपने गुणों से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से, मतलब अपनी ड्रेसिंग सेंस से सामने वाले को लीड करते हैं, दिखाते हैं कि हम क्या क्या हैं, तो सामने वाला पर्सन के माइंड में एक हमें एक लीडर की तरह वो देखता है, सोचता है, फॉलो करता है। जिस तरह का रूप, रंग, आदर्श और नेचर लेके हम चलेंगे, उसी तरह से हम सामने वाले को, हमारे जो जूनियर हैं, जो हमारे ट्रेनी हैं, वो हमें उसी तरह से हमें समझेंगे। इस तरह से हम सबके सब लीडर हैं। मैं आज शाम को अपने बाल कटाने जा रहा हूँ, वैसे ये अभी भी तुम सबके मुकाबले बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मिलिट्री में स्टैंडर्ड रूल क्या है बालों को लेकर। मैं एक लीडर हूं, अगर लीडर बनना है, लोगों को प्रेरित करना है, तो मेरा लुक एक लीडर जैसा होना चाहिए। और आप भी लीडर हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप घर पे जाइए, देखिए कि क्या आपके बाल, जो आपका हेयर कट है, वो एज ए लीडर आपके हिसाब से परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको एक हेयर कटिंग की जरूरत है, तो हम आपके लिए बार्बर शॉप में एक टाइम फिक्स कर देंगे अपने बाल कटाने के लिए। मैं आज शाम को जा रहा हूँ, आप अपने बारे में देख लीजिएगा। तो वो जाते हैं और अपने बाल कटाते हैं। तो उनकी बात का जो रिजल्ट निकला वैसा ही निकला जैसा मिस्टर केसर ने एक्सपेक्ट किया था। बहुत से जो उनके ट्रेनी थे वो अपने कैंप में गए, उन्होंने अपने बालों को आईने में देखा और उन्होंने सोचा कि हम लीडर हैं, हम लोगों के लिए प्रेरणा है, हमको देखकर लोग एक जजमेंट बनाते हैं कि ये हमारा लीडर है, हम इसको लीड करते हैं। तो हमारे बाल सिविलियन जैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि मिलिट्री के पर्सनों का लुक और सिविलियंस का लुक अलग होता है। लेकिन लोग सिविलियंस को लीडर नहीं मानते, मिलिट्री पर्सन को मानते हैं। तो उस दिन बहुत सारे ट्रेनी थे, उन्होंने बाल कटाए और इस बात में भी मिस्टर केसर ने किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया, सबको इंकरेज किया, सबको गाइड किया, सबके माइंड में एक बात डाली कि तुम लीडर हो, एक जोश भरा, जिसकी वजह से सब लोगों ने खुद उस जोश की वजह से खुद के बाल कटवाए। तो ये था सेकंड इंसिडेंट। जो थर्ड और लास्ट इंसिडेंट है, उसमें क्या हुआ था कि 8 मार्च 1889 में एक चर्च के अंदर प्रीचर की डेथ हो गई थी। अब उस डेथ हुई थी तो स्पीच के लिए मिस्टर लेमन एवॉर्ड को संडे मॉर्निंग को इनवाइट किया गया था, ताकि वो उस डेथ पर जो शोक सभा है उसमें वो स्पीच दे सकें। तो मिस्टर जो लेमन थे काफी एक्साइटेड थे अपनी स्पीच को लेकर, तो उन्होंने अपनी स्पीच कई बार लिखी, कई बार मिटाई, कई बार लिखी, कई बार मिटाई, और कई बार लिखने और मिटाने के बाद अगर जब वो
पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए कि हाँ ये स्पीच सबसे बेस्ट है। तो उन्होंने बहुत उत्साह से अपनी वाइफ को वो स्पीच सुनाई। उनकी वाइफ ने वो स्पीच सुनी, लेकिन उनकी वाइफ को वो स्पीच बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब क्या था, उनकी वाइफ काफी समझदार थी। अगर वो चाहती तो कह सकती थी कि कितनी घटिया स्पीच है, कैसी स्पीच लगते हो, ऐसा लग रहा था जैसे इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे हो, कोई तुम एक इंसान की तरह क्यों नहीं बात कर रहे, तो आप तुम्हारी स्पीच सुनकर लोग सो जाएंगे। उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने पूछा अच्छा बताओ मेरी स्पीच कैसी लगी, तो उनकी वाइफ ने जवाब दिया, डार्लिंग स्पीच काफी अच्छी है, नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू में अगर इसको छपा जाए तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल सिद्ध होगी, क्योंकि एक आर्टिकल के हिसाब से काफी अच्छी स्पीच है। लेकिन जिस जगह पर, जिस ओकेजन पर तुम ये स्पीच बोलने जा रहे हो, वहां पर इसमें मेरे ख्याल से फीलिंग नहीं है। क्योंकि हम एक शोक सभा में बात कर रहे हैं, तो वो जो स्पीच दे रहे हैं वो स्पीच जैसी नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारे दिल से निकलनी चाहिए, लोगों के दिल तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि उस जगह पे बहुत ही भावुक लोग होंगे जो तुम्हें सुनेंगे, उनको कोई रटी रटाई स्पीच नहीं होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर उनके हस्बैंड को लगा कि हाँ सही कह रहे, तो उन्होंने वो स्पीच फाड़ दी। और जब वो स्पीच उन्होंने फाड़ दी, तो बिना स्पीच के ही उन्होंने जो शोक सभा में जाके बिना स्पीच के अपना ये कार्यक्रम था कंप्लीट किया। और उनकी जो स्पीच थी, जो उन्होंने अपने दिल से बोली थी बिना किसी मैन्युस्क्रिप्ट को यूज किए, उनका इसका इम्पैक्ट सचमुच बहुत अच्छा निकला। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट इंसिडेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।